यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये रूलिंग द कंट्री साइड, ये हमारी हिस्ट्री बुक का 3rd चैप्टर है। 2nd चैप्टर ट्रेड फ्रॉम टेरिटरी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम रूलिंग द कंट्री साइड ये चैप्टर शुरू करते हैं। कंट्री साइड वर्ड का मतलब होता है विलेजेस। अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है वो विलेजेस में रूल करना चाहती है, ठीक है। रूलिंग द कंट्री साइड मतलब जो विलेजेस में रेवेन्यू मिलता है इनको, उसको इन्होंने कैसे मैनेज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर जो थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल का। कहाँ का दीवान बना दिया? बंगाल का। अब अगर आपको बंगाल को देखना है तो ये देखो इंडिया का मैप है हमारा। इस साइड पे आज के टाइम का आपको वेस्ट बंगाल पता है, पर उस टाइम बंगाल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा, बिहार, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश, यानी कि काफ़ी बड़ी टेरिटरी था बंगाल। और इस टेरिटरी से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा इनकम भी होती थी। तो उस इतनी बड़ी टेरिटरी का दीवानी मिल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान बनने का मतलब होता है कि अब बंगाल का सारा रेवेन्यू, जितना भी वहाँ के फार्मर्स से इनकम होगी, वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ जब दीवानी मिली थी, पर आपकी बुक में जो फर्स्ट पिक्चर है, पेंटिंग दिखाई है, उसे एक इवेंट के तौर पे दिखाया गया कि जैसे कोई इवेंट हुआ हो बहुत बड़ा, पर इन रियलिटी ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सारा फाइनेंशियल मतलब सारा मनी वाइज सारा काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। अब उसे ही बंगाल की सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डिसाइड करना है कि वो कैसे रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज करे, कि जो रेवेन्यू इतना ज़्यादा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा बंगाल से, उस पैसे को कैसे उसने यूज़ करना है, ठीक है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली क्या है? बेसिकली बच्चे वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई है। अभी तक बंगाल की दीवानी मिलने के बाद भी अभी तक वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी ही खुद को महसूस कर रही है। नाउ वो चाहती है कि बाय द प्रोडक्ट इट वुड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। अब उसको ये लग रहा है कि जो प्रोडक्ट वो चाहे वो खरीदे और जो वो बेचना चाहे वो बेचे। नेक्स्ट है, इस सब के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते की रुकावट कौन थे? वो थे लोकल रूलर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले लोकल रूलर्स को अपने कंट्रोल में करना था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी उनको एलिमिनेट नहीं करना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उनसे काम करवाया जाए। इसीलिए अब हमारे पास क्वेश्चंस अगले ये हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कंट्री साइड को कॉलोनाइज़ किया, अपने अंडर किया, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया रेवेन्यू रिसोर्सेज को, तो ये हमने आगे पढ़ना है। नेक्स्ट है कि जो रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कि दीवान बनने के बाद कंपनी अभी भी एक ट्रेडर की तरह काम कर रही है। वो चाहती है कि वो कॉटन और सिल्क को सस्ता बेचे, ठीक है। और विदिन 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर अंदर कॉटन और सिल्क जो वो यहाँ से खरीदती थी बंगाल से, वो डबल हो गई उसकी वैल्यू। 1865 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंपोर्ट करती थी गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से। अपने देश से ये गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे इंडिया से कॉटन और सिल्क खरीदने के लिए। बट नाउ अब ये क्या कर रहे हैं? ये यूज़ कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल। जो रेवेन्यू इन्हें बंगाल से मिल रहा है, उसी रेवेन्यू से ये इंडिया से कॉटन, सिल्क, जूट, स्पाइसेस खरीद के अपने कंट्री में भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे? बंगाल फेसिस क्राइसिस। अब बंगाल में जो मनी है वो बंगाल के लोगों पे लग नहीं रही, तो बंगाल में क्राइसिस आ गए। जो आर्टिस्ट थे वो अपनी गुड्स को लो प्राइस पे बेचने लगे और बंगाल में प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 1770 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1770 में बंगाल में एक फेमाइन आया। फेमाइन मतलब अकाल पड़ा, जिसमें 10 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। ये बहुत बड़ी संख्या है। 10 मिलियन लोगों का मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। आप ये मानो 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की वाइप्ड आउट हो गई। उसके बाद इकॉनमी बंगाल की रियून्ड हो गई। बंगाल की इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सोचा कि चलो लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिख रहा था कि इस तरह से तो हमें बंगाल से इनकम होनी बंद हो जाएगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम लेके आए, वो जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये लेके आए वो 1793 में। इस सिस्टम में क्या था, जो राजा और ज़मींदार थे उनको कलेक्ट करना था रेंट, किससे, पीजेंट से। राजा और ज़मींदार किसानों से रेंट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये ज़मींदार जो है ये रेवेन्यू पे करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये एक सिस्टम फिक्स कर दिया गया। उसके बाद अमाउंट पेड, जो अमाउंट देनी है वो उसे फिक्स कर दिया गया भी इस फार्मर को इतनी अमाउंट देनी है, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हमें रेगुलर फ्लो हो जाएगा इनकम का, कि हमें हर मंथ फिक्स इनकम आ जाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी सोचा कि ज़मींदार लैंड पे इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, जैसे फर्टिलाइज़र डालना, लैंड पे कोई ट्यूबवेल लगाना है, जो भी है कि वो करेंगे। क्यों लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ज़मींदार लैंड पे इम्प्रूवमेंट करेंगे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि हमने तो फिक्स्ड अमाउंट ही मांगी है रेवेन्यू की, हमें पे करने के बाद जो बचेगा वो ज़मींदार खुद रखेगा। तो इसलिए इनको लगता था कि ज़मींदार लैंड पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, कि जो ज़मींदार थे नॉट इम्प्रूविंग, इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग लैंड, उन्होंने लैंड पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की। और जो कल्टीवेटर था उसे क्या प्रॉब्लम आई, कल्टीवेटर मतलब फार्मर, उसे फाउंड इट डिफ़िकल्ट एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, उसे सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लगा। वो रेंट देने के लिए, रेंट इतना ज़्यादा हाई था कि वो रेंट देने के लिए लोन लेता था मनी लेंडर से, और इस तरह से जब वो रेंट नहीं पे कर पाता था तो जो उसके बुज़ुर्गों की लैंड थी, एंसेस्टर्स की लैंड थी जो उसके पास, वो उससे ले ली जाती थी। नेक्स्ट है बच्चे, अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की प्रॉब्लम्स आई तो एक नया सिस्टम शुरू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सिस्टम शुरू किया बंगाल में। ठीक है, ये न्यू सिस्टम शुरू किया गया हॉल्ट मैकनीज के द्वारा, और इस सिस्टम को शुरू किया 1822 में। ये कौन सा एरिया था, आज के टाइम का उत्तर प्रदेश, पर उस टाइम का बंगाल, ये इस एरिया में इस सिस्टम को शुरू किया गया। इस सिस्टम को बच्चे महलवारी सिस्टम भी कहा गया था। इस सिस्टम में था क्या, इस सिस्टम में ये था कि कलेक्टर्स वेंट विलेज टू विलेज, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया, वो विलेज टू विलेज जाएंगे और वहाँ जाके वो इंस्पेक्ट करते थे, वहाँ की लैंड को चेक करते थे और फील्ड को मेज़र करते थे। उसके बाद वो एस्टिमेट लगाते थे कि किस फील्ड से, किस प्लॉट से कितना रेवेन्यू लेना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने सभी प्लॉट्स के रेवेन्यू को ऐड अप कर दिया, कलेक्ट कर लिया, और अब हर विलेज को, पूरे विलेज को ये रेवेन्यू पे करना होता है। विलेज को कहा जाता है महल। ठीक है, उसके बाद ये जिम्मेवारी ज़मींदार की जगह पे, देखो परमानेंट सेटलमेंट में तो ये ज़मींदार की जिम्मेवारी थी, अब ये जिम्मेवारी है विलेज के हेडमैन की, कि वो कलेक्ट करे सारे विलेज से रेंट और उसे पे करे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा गया। पर महलवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में एक डिफरेंस ये भी है कि परमानेंट सेटलमेंट में तो जो अमाउंट ली जाएगी वो फिक्स थी, पर महलवारी सिस्टम में जो अमाउंट ली जाएगी वो फिक्स नहीं है। ये कहते टाइम टू टाइम हम इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और महलवारी सिस्टम दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा है ये रियोतवारी सिस्टम, ये इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। रियोतवारी सिस्टम, रियोत कौन होता है, रियोत मीन्स फार्मर। इसको थॉमस मुनरो ने शुरू किया, ऑल ओवर द साउथ इंडिया शुरू किया। सबसे पहले इसका एक ट्रायल लिया गया था उस टेरिटरी पे जो इन्होंने टिप्पू सुल्तान से जीती थी। अलेक्जेंडर रेड थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रेड, उन्होंने इसको सबसे पहले शुरू किया था नॉर्थ इंडिया पे। बाद में ये पॉलिसी सारी लगाई गई पूरे ऑल ओवर साउथ इंडिया। ठीक है, इसमें देखो साउथ इंडिया में कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं थे जैसे कि नॉर्थ इंडिया में थे, सो डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स। तो ये सिस्टम रियोतवारी सिस्टम था। इस सिस्टम में सीधा रियोत से यानी कि फार्मर से टैक्स कलेक्ट किया गया। फील्ड इसमें भी वही किया गया, पहले फील्ड का केयरफुली सर्वे किया गया। उसके बाद मुनरो ने कहा फार्मर्स को कि वो एक्ट करेगा एज अ पैटर्नल फादर।
और उसने कहा कि वो रियोत को प्रोटेक्ट करेगा अपने अंडर, ठीक है। तो इस सिस्टम में, रियोत वाली सिस्टम में रेंट सीधा रियोत से लिया गया। ये सिस्टम साउथ इंडिया में चलाया गया। इस सिस्टम को थॉमस मुनरो ने शुरू किया। ऑल वाज नॉट वेल, मतलब कि ये सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, और जो पीजेंट्स थे वो अनेबल थे, वो पे नहीं कर पा रहे थे इतना ज़्यादा हाई रेवेन्यू। रियोत फ्लड, और जो फार्मर थे वो अपने घरों को छोड़ के भाग गए, और विलेजेस डेजर्ट होने लगे, डेजर्ट में चेंज होने लगे। मतलब कि फार्मर्स ने रेंट ना पे करने की वजह से विलेजेस को छोड़ के ही जाना शुरू कर दिया। उसके बाद है क्रॉप्स फॉर यूरोप। देखो, अब जो कंट्री साइड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि इससे उनको दो चीज़ें मिलती हैं, एक रेवेन्यू मिलता है, एक क्रॉप्स मिलती हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, वो यहाँ से ओपियम और इंडिगो तो ले ही रही थी, उसके बिना वो चाहती थी कि मुझे जूट मिले बंगाल से, टी मिले असम से, और शुगर केन वो चाहती थी यूपी से मिले। तो उसको कंट्री साइड से, मतलब विलेजेस से दो चीज़ें चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, क्रॉप्स भी चाहिए। तो हाउ वाज दिस डन, तो ये कैसे हुआ और कैसे होगा, ये हमने आगे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लो कि जो कलर्स हम देखते हैं ना, रेड ब्लू ग्रीन, इन कलर्स के बारे में कि इनकी क्या हिस्ट्री है। कहते कालमकरी प्रिंट जो बनता था वो आंध्र प्रदेश में बनाया जाता था, कालमकरी प्रिंट। फ्लोरा कॉटन प्रिंट ये विलियम मॉरिस के टाइम में बनाया जाता था। कालमकरी प्रिंट जो था, कालमकरी जो कपड़ा बना वो ब्लू आंध्र प्रदेश में बना, और जो फ्लोरा कॉटन प्रिंट था वो विलियम मॉरिस ने प्रिंट किया सबसे पहले। और इन दोनों की खास बात ये थी कि दोनों में ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया, और ये ब्लू कलर किससे मिलता है, ये एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है इंडिगो। 19वीं सेंचुरी में इस मॉरिस ने ये प्रिंट बनाया, और इस प्रिंट को लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये पता चला कि ये इंडिया में कल्टीवेट होने वाले इंडिगो प्लांट से ब्लू कलर लेके ये प्रिंट बनाया गया। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखो, इंडिगो जो है, इंडिगो का जो पौधा है जिससे नील मिलता है, ब्लू कलर मिलता है, वो ट्रॉपिक्स में ग्रो हो सकता है। ट्रॉपिक्स मतलब जैसी जलवायु इंडिया की है, ठीक है। हाँ, इंडिया जो है आपने 5th-6th स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा ही है कि हम टोरिड जोन में है और टेम्परेट जोन में है, आधा इंडिया। तो ट्रॉपिक्स में ही ये प्लांट ग्रो हो सकता है, इसके लिए स्पेशल क्लाइमेट चाहिए जो इंडिया का है। तो बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो, हमारी इंडिगो कहाँ पे जा रही थी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में तो हमारी इंडिगो एक्सपोर्ट हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, मैंने हल्का सा वर्ड का मैप बनाने की कोशिश की है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये आपका यूरोप लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया देखो। अब पिक्चर को समझने की कोशिश करो, जस्ट वेट, मैं पेन लेती हूँ। अब ये देखो कि ये जो कंट्री है यूरोप, ये कॉन्टिनेंट है ना यूरोप, यहाँ पे इंडिगो अगर इंडिया से जाती है तो उसकी प्राइस बहुत हाई है, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही एक कलर है, एक चीज़ है वोड, WOAD, पहले से ही वोड का इस्तेमाल होता है। वोड से पर इतना अच्छा ब्लू कलर नहीं आता, वोड से वायलेट सा कलर आता है, ठीक है। नॉर्थ इटली, साउथ फ्रांस, जर्मनी, ये सारे वोड का इस्तेमाल करते हैं। वोड इजीली अवेलेबल भी है, और जो इंडिया से इंडिगो जा रही है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यूरोप में जो वहाँ के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने कहा, अपनी गवर्नमेंट को कहा कि इंडिया से आने वाली इंडिगो के ऊपर बैन लगा दो, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया। वहाँ के यूरोपियन जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को कहा कि आप जो भी आती है ब्लू कलर का इंडिगो प्लांट, उस पर बैन लगा दो। अब इंडिगो और वोड में डिफरेंस क्या है, जो इंडिगो है बच्चे वो तो बहुत अच्छा ब्लू कलर देती है, जबकि जो वोड है वो पीला सा और डल कलर देती है। 17वीं सेंचुरी में यूरोप में जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, फिर उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि वो वो रिलीज़ कर दे बैन ऑन इंडिगो, क्योंकि उनको लगता था कि अब हमें इंडिगो चाहिए। 17वीं सेंचुरी में यूरोप के क्लॉथ प्रोड्यूसर्स ने अपनी गवर्नमेंट को बाद में इंडिगो पे बैन हटाने के लिए मना किया।
एंड इन 18th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्यों उन्होंने मना कर दिया अपनी गवर्नमेंट को, क्यों कह दिया बैन हटा दो? क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई जब ब्रिटेन में, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई इंडिया की इंडिगो के लिए। और ड्यू टू द सेम रीज़न प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो फेल बाय हाफ। कुछ कारणों की वजह से इंडिया में इंडिगो की प्रोडक्शन कम हो गई थी। ब्रिटिशर्स को अब नए नए सोर्सेस ढूंढ रहे थे ब्रिटिशर्स कि कहाँ से इंडिगो प्रोड्यूस करवाई जाए, क्योंकि इंडिगो उनको चाहिए ही चाहिए। पहले तो वो इंडिगो कई और देशों से भी खरीदते थे, पर कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स का वो जो रास्ता था इंडिगो खरीदने का वो बंद हो गया। तो उन्होंने इंडिया से 30% इंडिगो इंडिया से जाती थी 1788 में, और 1810 आते आते तो 95% इंडिगो की जो डिमांड थी ब्रिटेन की वो इंडिया पूरी कर रहा था। दोबारा सुनो, पहले तो सिर्फ 30% इंडिगो ही 1788 में 30% जो उनकी डिमांड थी ब्रिटिशर्स की इंडिगो की वो इंडिया पूरी करता था, पर 1810 आते आते 95% डिमांड उनकी हम पूरे करते थे। इंडिगो ट्रेड बढ़ता गया। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने खुद भी प्राइवेट तौर पे भी इंडिगो की प्रोडक्शन में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो जॉब करते थे। उनको लग रहा था कि जॉब में तो इतनी मनी है नहीं जितनी इंडिगो का बिज़नेस करने में है। तो कंपनी के कई ऑफिसर्स ने अपनी जॉब छोड़ी और इंडिगो का बिज़नेस शुरू कर दिया। बहुत सारे इंग्लिशमैन इंडिया भी आए प्रॉफिट कमाने के लिए, इंडिगो का बिज़नेस करने के लिए। उन्होंने कंपनी से लोन लिया, बैंकों से लोन लिया और अपना इंडिगो का ट्रेड शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। कहते हैं इंडिगो की कल्टीवेशन होती कैसे थी। इंडिगो की कल्टीवेशन दो तरीके से होती थी, एक था निजी सिस्टम, दूसरा था रियायती सिस्टम। निजी सिस्टम में क्या होता है कि जो प्लांटर है, अब यहाँ पे पहले आप प्लांटर वर्ड का मीनिंग समझ लो। प्लांटर वो है जो इंग्लिश मैन है, ये वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी ऑफिसर है, ये वो है प्लांटर। ठीक है, प्लांटर खुद इसमें खुद प्रोड्यूस करता है लैंड के ऊपर। उस लैंड को या तो वो रेंट पे ले लेता है या वो खरीद लेता है। और उसके बाद निजी सिस्टम के अंडर ये है कि प्लांटर प्रोडक्शन करने के लिए लेबरर्स को हायर करता है, यानी कि लेबरर्स को अपॉइंट करता है, मजदूर किराए पे लेके आता है। ये है इंडिगो कल्टीवेशन का निजी सिस्टम। उसके बाद है, जस्ट वेट, स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स विद निज कल्टीवेशन। अब मैंने आपको लास्ट पेज में सारी निज कल्टीवेशन होती क्या है वो बताई थी कि प्लांटर इसमें खुद प्रोड्यूस करवाता है लैंड के ऊपर। लैंड को चाहे तो वो रेंट पे ले लेता है, चाहे खरीद लेता है, और उसके ऊपर लेबरर्स को हायर करके काम करवाता है। अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या आई? पहली प्रॉब्लम ये आई कि जो प्लांटर है उसके पास कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। वो चाहता है कि अपनी प्लांटेशन को एक्सपैंड करे, वो और ज़्यादा एरिया चाहता है प्लांटेशन के लिए, जो प्लांटर को मिल नहीं रहा। दूसरा, जो इंडिगो ग्रो होती है वो सिर्फ फर्टाइल लैंड पे होती है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसी पे होती है। और वो एरियाज जो थे बंगाल के वो डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो प्लांटर को लैंड भी नहीं मिल रही अच्छी वाली। नेक्स्ट क्या है कि जो लेबर है, जो काम करने वाले मजदूर हैं, नॉट ईजी टू मोबिलाइज, वो दूर की जगह पे जाने को तैयार नहीं है। दे वांट कि हम विलेज के पास ही रहें, अपने विलेजेस के पास ही वो रहना चाहते हैं। और इंडिगो को प्लांट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबरर्स की ज़रूरत होती है, और पीजेंट जो थे वो तैयार नहीं थे प्लांटर की लैंड पे काम करने के लिए, क्योंकि पीजेंट खुद बिजी थे राइस की कल्टीवेशन में। पीजेंट खुद राइस को ग्रो कर रहे थे और इसलिए वो प्लांटर के पास जाने को बिल्कुल रेडी नहीं थे, उसके खेतों में काम करने के लिए, इंडिगो ग्रो करने के लिए रेडी नहीं थे। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास मेन प्रॉब्लम वो ये थी कि अगर 2 प्लाउज है, हल जो होते हैं ना खेत में हल काम करते हैं विद बल्क्स ब्लॉक के साथ, तो 2 प्लाउ ये चाहिए होते हैं 1 बिग्गे ज़मीन पे। ये देखो, अगर 1 बिग्गा ज़मीन है, बिग्गा मतलब ये मेजरिंग है, लैंड को मेज़र करने का एक मेथड है बिग्गा। तो 1 बिग्गे में अगर कल्टीवेशन करनी है इंडिगो की तो उसके लिए 2 तो प्लाउ चाहिए, और क्या चाहिए,
बल्क्स भी चाहिए, ब्लॉक भी चाहिए उसके साथ 1 बीघे ज़मीन में। अगर 1000 बीघा ज़मीन है तो उसके लिए कि कितने की ज़रूरत है, 2000 पुलाव की ज़रूरत है। पर ये जो पुलाव है इनका इस्तेमाल राइस फील्ड में कर रहा है फार्मर, तो वो भी ये देने को तैयार नहीं है। ठीक है, सेम टाइम ही इंडिगो की प्लांटेशन होती है, सेम टाइम ही राइस की प्लांटेशन होती है, तो ये पुलाव भी उनके पास प्लांटर को नहीं मिलते थे। और इस वजह से निज सिस्टम के अंडर ओनली 25% लैंड के ऊपर या इससे भी कम 25% से भी कम लैंड के ऊपर निज सिस्टम से इंडिगो प्लांट हो रही थी। बाकी सारी जो इंडिगो प्लांट हो रही थी वो रियोती सिस्टम के अंडर हो रही थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रियोती सिस्टम क्या है। रियोती सिस्टम में बच्चे क्या होता है कि प्लांटर है जो वो फोर्स करता है रियोत को, रियोत मतलब फार्मर को, कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे। ठीक है, कई बार फार्मर से साइन करवाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, कई बार जो विलेज का खुद हेडमैन है उसे फोर्स किया जाता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे, और जो भी साइन कर देता था उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसे प्लांटर क्या करता था, कैश दे देता था, इंडिगो ग्रो करने के लिए कैश दे देता था। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो ज़मीन है वो रियोत की अपनी होती थी। ठीक है, रियोत को कहा जाता था कि अपनी ज़मीन के 25% हिस्से के ऊपर उसने इंडिगो ही ग्रो करनी है। कल्टीवेटर को इस बात के लिए मजबूर किया जाता था कि तुम्हें इंडिगो ही ग्रो करनी है। जो कल्टीवेटर है वो सॉइल को प्रिपेयर करता था, सॉइल को लुक आफ्टर करता था, उसमें बीज बोता था, ये सारे काम कल्टीवेटर के अपने होते थे। समझ रहे हो? इस तरह से ये जो रियोती सिस्टम है ये काम करता था। जब रियोती सिस्टम के अंडर क्रॉप्स ग्रो हो जाती थी, इंडिगो ग्रो हो जाती थी, तो जो रियोत है उसको उस इंडिगो को प्लांटर को ही बेचना पड़ता था। जब प्लांटर उससे बहुत ही कम प्राइस के ऊपर इंडिगो को ख़रीदता था, और प्लांटर उसको फिर न्यू लोन दे देता था, नया कर्जा दे देता था पीजेंट को। इस तरह से पीजेंट के लिए कंडीशन बहुत ही हार्श हो गई। लगातार वो इंडिगो ग्रो करता और उसके लिए उसे प्राइस कम मिलते, और उसके बाद उसको नया लोन मिल जाता, तो ये साइकिल लोन का ख़त्म ही नहीं हो रहा था। प्लांटर चाहता था कि इंडिगो सबसे जो फार्मर के पास जो ज़मीन है, इंडिगो उसमें से जो सबसे अच्छी ज़मीन है, बेस्ट लैंड है, उसके ऊपर ग्रो करे फार्मर। पीजेंट क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो सबसे अच्छी ज़मीन पे राइस कल्टीवेट करे। ठीक है, पीजेंट ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो इंडिगो अपनी फर्टाइल लैंड पे ग्रो करे, क्योंकि इंडिगो की बहुत ही डीप रूट्स होती हैं, और अगर एक बार किसी लैंड में इंडिगो ग्रो कर ली जाए तो उसके बाद उस लैंड में राइस ग्रो नहीं होता या मुश्किल होती है करने में। इसलिए जो प्लांटर है वो चाहता है कि इंडिगो बेस्ट लैंड पे हो, पर जो पीजेंट चाहता है कि बेस्ट लैंड पे राइस कल्टीवेट हो। तो इस तरह से जो रियोती सिस्टम है ये भी फार्मर के लिए ऑप्रेसिव था। रियोती सिस्टम के अंडर भी फार्मर इंडिगो ग्रो करना नहीं चाहता था। उसके बाद इन सबसे तंग आके फार्मर्स ने रेबिलियन कर दी, विद्रोह कर दिया, जिसको हम द ब्लू रेबिलियन कहते हैं, नीली क्रांति। ये रेबिलियन हुई थी 1859 में। इसमें क्या हुआ था, रियोत्स ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि वो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, और बिल्कुल मना कर दिया था कि हम कोई रेंट पे नहीं करेंगे। रियोत्स ने अटैक किया इंडिगो फैक्ट्रीज़ के ऊपर, बो एरो लेके, तीर कमान लेके, तलवारें लेके, भाले लेके, स्पीयर मतलब भाले, जो चीज़ इनको मिली उन सब चीज़ों को लेके इन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ पे अटैक किया। रियोत्स वॉर, रियोत ने शपथ ली नॉट टेक एडवांसेस, कि हम अब कोई भी एडवांस नहीं लेंगे, हम अब बिल्कुल भी इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। तो अब आप ये सोचो कि इन रेबिलियंस में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। देखो, जो फार्मर है वो हमेशा से वीक ही रहा है, तो उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उन्होंने रेबिलियन कर दी। 1859 में इंडियन रियोत जो था उसको सपोर्ट मिली थी वहाँ के लोकल ज़मींदार से, वहाँ के विलेज हेडमैन से। विलेज हेडमैन ने और लोकल ज़मींदारों ने इन फार्मर्स को सपोर्ट किया। रीज़न क्या था सपोर्ट करने का, कि लोकल ज़मींदार तो इस बात से अनहैप्पी था कि सारी पावर्स प्लांटर के पास है, और
विलेज हेडमैन इस बात से अनहैप्पी था कि उसे इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो पीजेंट्स, ठीक है, तो इन दोनों की सपोर्ट मिलने के कारण पीजेंट्स ने ब्लू रेबिलियन की। नेक्स्ट है, पीजेंट्स ने ये बात भी एक इमेजिन कर ली थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, अंग्रेज़ सरकार उनको सपोर्ट करेगी। ये पीजेंट्स ने खुद ही इमेजिन ही कर लिया, क्योंकि उनको लगता था कि जो इंग्लिश मैन है, जो प्लांटर्स हैं, वो कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे। उनको लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी।